जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप सभी और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जितनी भी फिजिक्स की हमारी डेफिनेशन है सारी की सारी इस वीडियो में निपटा लेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो इस प्रश्न में कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इसकी शर्तें भी लिखिए। यहाँ थोड़ा समझिए बेटा कि जैसे कुछ इस तरह से हमारा इधर माध्यम फर्स्ट है, इधर सेकंड माध्यम है, फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम है, ये हमारा अविलंब है। ये क्या है? अविलंब है। तो जब कोई प्रकाश किरण आएगी, आने के बाद फिर इससे दूसरे माध्यम में ये निकल जाती है। तो यहाँ जो कोण बनता है ये हमारा आपतन कोण है। अब जब इस आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है तो ये वाली अपवर्तित किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। मतलब जब आपतन कोण का मान बेटा क्या है, क्रांतिक कोण के मान से इसका वैल्यू अधिक हो गया है, तो ऐसी स्थिति में ये जो अपवर्तित किरण थी उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है तो अपवर्तित किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना? अच्छा, इसकी शर्तें क्या हैं? इसकी शर्तें हैं कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। तो इसकी पहली शर्त है कि जो प्रकाश किरण है मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटेगी। दूसरी कंडीशन है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। तो ये इसकी दो कंडीशन है, मतलब इसकी शर्त है कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होगा तभी हमारी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होगी। राइट? तो ये बेटा आपका हो गया, और ये उदाहरण हो गए हैं हीरे का चमकना, प्रकाशिक तंत्र और इंद्रधनुष में भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो इसका बेटा स्क्रीनशॉट आप ले लें, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें समझिए बेटा, इसमें कह रहा है कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। तो क्रांतिक कोण क्या होता है? इसे है हमारा यहाँ पे आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो, क्रांतिक कोण कहलाता है ना? बहुत आसान शब्दों में, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। अगला आता है क्रांतिक द्रव्यमान किसे कहते हैं। ये जो बेटा हमारा नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन जो अभिक्रिया है, वहां से ये प्रश्न आपका आया है। तो नाभिकीय विखंडन से हमारा लिया गया ये क्रांतिक द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा, किसी विखंडनीय पदार्थ का आवश्यक वह न्यूनतम द्रव्यमान जो पदार्थ में श्रृंखला अभिक्रिया बनाए रखे, यानी कि किसी विखंडनीय पदार्थ का आवश्यक वह न्यूनतम द्रव्यमान, किसी विखंडनीय पदार्थ का आवश्यक वह न्यूनतम द्रव्यमान जो उस पदार्थ में श्रृंखला अभिक्रिया बनाए रखे, उस पदार्थ का क्रांतिक द्रव्यमान कहलाता है ना? बिल्कुल सेम बेटा, अगर आपको ये आप तैयार कर लेते हैं तो दूसरी हमारा आता है क्रांतिक आकार। तो सेम है, मतलब इसमें द्रव्यमान की जगह क्या रख देना है? आकार रख देना है। द्रव्यमान की जगह क्या रख देना? आकार रख देना है। तो मतलब किसी विखंडनीय पदार्थ का आवश्यक वह न्यूनतम आकार जो पदार्थ में श्रृंखला अभिक्रिया बनाए रखे, यानी कि बनाए रखने के लिए आवश्यक हो, क्रांतिक आकार यहाँ पे कहलाता है। ठीक है? वैसे हो गया हमारा, सेम है, मतलब कुल मिला के अगर आप एक तैयार कर ले दूसरा आप बिल्कुल लिख सकते हैं। केवल क्या है यहाँ पे आपको जहाँ द्रव्यमान है वहाँ पे आकार कर देना होता है। ठीक है? तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली डेफिनेशन की ओर। प्रश्न को बेटा बहुत ध्यान समझना है। इसमें कह रहा है कि शैल के वैद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं। तो ये है कि एकांक आवेश को शैल सहित, ध्यान रखना बेटा, इसमें कह रहा है कि एकांक आवेश को शैल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर शैल द्वारा किया गया कार्य शैल का वैद्युत वाहक बल कहलाता है। और इससे बेटा हम लोग कैपिटल ई से प्रदर्शित कर देते, तो ई बराबर होता है W/Q। अगर हम मान लें कि Q आवेश को प्रवाहित करने पर W काम करना पड़ा है, तो ये वैद्युत वाहक बल ई बराबर क्या हो जाएगा? W/Q। इसका मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है ना? अगला आता है इसे हमारा टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। तो यह किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने पर शैल द्वारा किया गया कार्य उन दो बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। मतलब क्या है बेटा
कि किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने पर सेल द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे कहते हैं टर्मिनल विभवांतर। तो ये B बराबर हो जाएगा W डैश बटा Q। अगर हम मान लें कि इसे W डैश काम करना पड़ा है तो ये टर्मिनल विभवांतर B बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन Q हो जाएगा W, ठीक है ना। अब आता है हमारा आंतरिक प्रतिरोध। तो ये देखिए बेटा, आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, जब हम लोग किसी बंद परिपथ में किसी सेल द्वारा वैद्युत धारा भेजते हैं, ध्यान समझो बेटा, जब किसी बंद परिपथ में सेल द्वारा वैद्युत धारा भेजते हैं तो सेल के भीतर उपस्थित घोल द्वारा जो प्रतिरोध लगता है, किस पे प्रतिरोध लग रहा है, वैद्युत धारा पे, यानी कि घोल द्वारा वैद्युत धारा पे प्रतिरोध लग रहा है, तो उसे बोलेंगे हम लोग आंतरिक प्रतिरोध। एक बार और समझ लेते हैं हम लोग बेटा, जब किसी बंद परिपथ में सेल द्वारा वैद्युत धारा भेजते हैं तो सेल के भीतर उपस्थित घोल द्वारा जो प्रतिरोध लगता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, और इसे स्मॉल आर से यानी कि छोटी आर से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक ओम होता है, ठीक है ना बेटा। अब आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, ये घोल है उसकी सांद्रता पे निर्भर करता है, और इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पे निर्भर करता है, इलेक्ट्रोडों का जो क्षेत्रफल है वो घोल में डूबा हुआ है उस पे निर्भर करता है। तो ये इसको प्रभावित करने वाले इसके कारक होते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न को समझिए, इसमें कह रहा है कि दहली तरंग दैर्घ्य से आप क्या समझते हैं। तो वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन यानी कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके उस धातु की दहली तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसमें एक शब्द को ध्यान रखना है, अधिकतम, ये बहुत आवश्यक है, यानी कि वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके उस धातु की दहली तरंग दैर्घ्य कहलाती है। और इसे बेटा लैम्डा 0 से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा 0 से, ठीक है ना। अगला आता है दहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे अधिकतम है और इसमें आएगा न्यूनतम, तो वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके उस धातु की दहली आवृत्ति कहलाती है, और इसे न्यू 0 से प्रदर्शित करते हैं, किससे, न्यू 0 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अगला आता है हमारा कार्यफलन। तो कार्यफलन क्या है, यहाँ समझिए, कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। तो किसी धातु की सतह पर आपतित फोटॉन की वह न्यूनतम ऊर्जा, यानी कि किसी धातु की सतह पर आपतित फोटॉन की वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु की सतह से क्या करे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक हो, उस धातु का कार्यफलन कहलाती है। तो इसे W से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि किसी धातु की सतह पर आपतित फोटॉन की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या है उत्सर्जित कर सके उस धातु की कार्यफलन, उस धातु क्या कार्यफलन कहलाती है। इसे W से प्रदर्शित कर देते हैं हम लोग। तो इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। इसमें कह रहा है द्रव्यमान क्षति क्या है, मतलब कोई नाविक है उसका द्रव्यमान सदैव न्यूक्लियनों मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान से कम रहता है, इसी के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। तो वही बात हमने यहाँ पे लिख दी है कि किसी नाविक का वास्तविक द्रव्यमान न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से सदैव कम होता है। द्रव्यमान के इस अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो द्रव्यमान क्षति बराबर हमारा डेल्टा एम बराबर न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, उसमें से हम लोग घटा देते हैं नाभिक का द्रव्यमान। तो इनका जो अंतर आता है उसी को बोलते हैं हम लोग द्रव्यमान क्षति। अगला है हमारा वंदन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। तो वह आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो किसी नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग कर सके, वह आवश्यक न्यूनतम बाह्य ऊर्जा जो किसी नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग कर सके उस नाभिक की वंदन ऊर्जा कहलाती है, ठीक है ना। तो नाभिक की जो वंदन ऊर्जा E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये जो डेल्टा एम है ये हमारा द्रव्यमान क्षति है यहाँ पे, ठीक है। अब अगला आता है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। तो किसी भी नाभिक की जो टोटल बंधन ऊर्जा है उसमें न्यूक्लियनों की संख्या से भाग लगा देते हैं तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा हमें मिल जाती है।
तो वही है, नाभिक की बंधन ऊर्जा तथा न्यूक्लियनों की संख्या के अनुपात को प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो ये हो गई प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर कुल बंधन ऊर्जा बटे न्यूक्लियनों की संख्या। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है, तो इसे समझिए, इसमें कह रहा है कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं। तो यानी कि वे स्रोत जिनसे उत्पन्न होने वाली तरंगों के बीच कलांतर सदैव समान रहता है, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। यानी कि वे स्रोत जिनसे उत्पन्न होने वाली तरंगों के बीच कलांतर सदैव समान रहता है, क्या कहलाते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। ठीक है ना। अगला हमारा है तरंगाग्र किसे कहते हैं। तो यानी कि किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो। यानी किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है बेटा। और अगर आपको तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं डिटेल में चाहिए तो इस पे ऑलरेडी वीडियो है, यहाँ पे हम शॉर्ट में डेफिनेशन केवल कवर कर रहे हैं। ठीक है ना। अगला हमारा है अर्ध आयु से आप क्या समझते हैं। तो वह समय अंतराल जिसमें कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ विघटन के कारण अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाए, उस पदार्थ की अर्धायु कहलाती है। यानी कि वह समय अंतराल जिसमें कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ विघटन के कारण अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, उस रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्धायु कहलाती, अर्धायु क्या है, कहलाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसे भी समझ सकते हैं। तो ये वीडियो में हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगला शेष डेफिनेशन है वो हम लोग सेकंड भाग में लेकर आते हैं, तब तक आप इतना कवर करिए। ठीक है। चलिए।